पावर ऑफ लेंस पढ़ाए थे। ठीक है, उसको आगे पढ़ेंगे। लिखना है एक सवाल। लिखना स्फेरिकल स्फेरिकल एयर लेंस is cut into a glass as shown. A spherical air lens is cut into glass as shown. Find its focal length. Find its focal length if radii of spherical surfaces are 10 centimeter each. या 10 सेंटीमीटर। बोर्ड दिख रहा है क्लियर? यस सर। ठीक। ये ग्लास है, इस ग्लास में एयर लेंस काटा हुआ, तो इस केस में तुमको क्या कैलकुलेट करना है? यहाँ से तुम्हें कैलकुलेट करना है फोकल लेंथ, और साथ ही साथ नेचर ऑफ लेंस ऑल्सो फाइंड। नेचर ऑफ लेंस सर -15। -15। बाकी लोग भी करेंगे। एफ जो यहाँ से आएगा वो -15 आएगा। और -15 आने क्या मतलब है? ये लेंस डाइवर्जिंग है या कन्वर्जिंग है? या फोकल लेंथ लेंस इज डाइवर्जिंग। चलो सॉल्व करते हैं इसको। फॉर्मूला 1/f वही लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करेंगे। म्यू -1 1/r1 - 1/r2 यही होता। ठीक है, लेकिन ये जो म्यू होता है ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है ना, इसको क्या लिखते हैं? ये एक्चुअली μ2/μ1 होता है। ठीक है, जहाँ μ2 क्या होता है? लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और μ1 होता है मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये जो लेंस यहाँ पे है ये एयर लेंस है, और इसके सराउंडिंग में ग्लास रखा हुआ है। ये इधर ग्लास, इधर ग्लास, और ये जो लेंस है ये एयर का है।
तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आएगा 1, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे आएगा। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1.5 माइनस 1, 1/R1 रखोगे, R1 का वैल्यू कितना दिया हुआ था 10, तो यहाँ 10 आएगा, माइनस R2 जब पुट करेंगे तो इसके लिए नेगेटिव पुट करेंगे, तो नेगेटिव -10। ये नेगेटिव और पॉजिटिव क्यों पुट कर रहे हैं ये एक्सप्लेन कर दिए लास्ट क्लास में। इसके लिए पॉजिटिव रखेंगे तो दूसरा जो सरफेस है उसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होगा, तो माइनस आएगा यहाँ से। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे आएगा 0.-0.5 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 1/10 प्लस 1/10। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो इट विल कम एज 0.5 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 2/10 minus 1/50. So F will be -15 centimeter. ठीक है, और माइनस आने का मतलब है जो नेचर होगा वो कैसा होगा, डाइवर्जिंग नेचर होगा। लेंस जो वहां पे बन रहा है वो कैसा लेंस है, लेंस कन्वेक्स है, लेकिन फिर भी जो नेचर आ रहा है लेंस का वो कैसा नेचर आ रहा है, डाइवर्जिंग नेचर आ रहा है। तो जो भी नेचर होगा लेंस का, किसी भी लेंस का, भले वो कन्वेक्स हो या कनकेव हो, डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड करता है सराउंडिंग मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे और लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। देखना इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, ये भी एक प्रॉब्लम है। इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, इन द प्रीवियस प्रॉब्लम if air gap is filled with the previous problem, if air gap is filled with water, then find focal length and nature of lens. ठीक है, इसको ट्राई करो। -45। माइनस में आ रहा है इसका भी, एक बार फिर से चेक करो, माइनस आएगा। हाँ सर माइनस से आ रहा है। ठीक है, माइनस में आ रहा है मतलब ये भी कैसे बिहेव करेगा, ये लेंस पे डाइवर्जिंग है, ठीक है ना। तो सेम काम करना था, वही फॉर्मूला वही होगा, लेकिन पहले जो म्यू की जगह हम 1 रख रहे थे, अभी म्यू की जगह कितना रखेंगे 4/3 रखेंगे। 4/3 डिवाइडेड बाई 2/3, सॉरी 3/2 -1, और इधर तो जो वैल्यू था 2/10 हो ही जाएगा। इधर का टर्म हमको सिंप्लीफाई करना, अगर इसको सिंप्लीफाई कर रहे हो तो कितना आ रहा है, F इक्वल्स टू -45 सेंटीमीटर। मतलब अभी भी ये कैसा बिहेव कर रहा है, अभी भी ये बिहेव कर रहा है डाइवर्जिंग। ठीक है, तो कभी भी शेप देख करके डिसाइड नहीं करेंगे कि लेंस कैसे बिहेव करेगा, शेप पे कभी भी नहीं जाएंगे। शेप कनकेव कनकेव भी हो सकता है, कन्वेक्स भी हो सकता है, और नेचर चेंज हो जाएगा। डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग नेचर डिपेंड करता है मीडियम। तो नोट में लिख लो, if mu L is less than mu M,
अगर म्यू एल मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, अगर ऐसा होगा देन ये जो लेंस है ये कैसा बिहेव करेगा, डाइवर्जिंग बिहेव करेगा। नॉर्मल सिचुएशन में ये कन्वर्जिंग बिहेव कर रहा था, लेकिन जैसे ही म्यू एल इज लेस देन म्यू एम होगा ये कैसा बिहेव करने लगेगा, ये जो लेंस है ये बिहेव करेगा एज ए डाइवर्जिंग लेंस। सिमिलरली अगर तुम्हारे पास कनकेव लेंस है तो इसका नेचर चेंज हो जाएगा, ये कन्वर्जिंग बिहेव करेगा। तो ध्यान रखेंगे। दिख रहा है ना बोर्ड, ब्लर नहीं है ना? दिख दिख रहा रहा है है। नेक्स्ट हेडिंग है न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर लेंस। न्यूटन ने लेंस के लिए भी फॉर्मूला दिया था, जैसे मिरर फॉर्मूला दिया था इसके पहले हमने पढ़ा है मिरर फॉर्मूला फॉर न्यूटन्स मिरर फॉर्मूला, वैसे ही न्यूटन्स लेंस फॉर्मूला भी है। और जो न्यूटन का मिरर फॉर्मूला था वैसे ही न्यूटन का सेम टू सेम लेंस फॉर्मूला भी है, उसमें कोई चेंज नहीं है। क्या था मिरर फॉर्मूला न्यूटन के लिए? सर एक्स वाई में x1 इंटू x2 बराबर एफ स्क्वायर, ठीक है। जहाँ x1 और x2 क्या था, मिरर के केस में जो डेफिनेशन था उसमें था पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फोकल फोकस, और ये भी था पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम फोकस। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, x1 जो है ये है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फर्स्ट फोकस। ये बताए थे फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस के बारे में, फर्स्ट फोकस और sir. सेकंड फोकस का डेफिनेशन लिखवाए हैं। हाँ, तो ये जो x1 है, x1 का क्या मतलब, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फर्स्ट फोकस। फर्स्ट फोकस से ऑब्जेक्ट कितना दूर है, वो x1 है। और यहाँ जो x2 है वो है पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम सेकंड फोकस। और सेकंड फोकस भी एक्सप्लेन करेंगे सेकंड फोकस क्या होता है। तो यहाँ पे जब लेंस फॉर्मूला लिखेंगे तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। मिरर के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि मिरर के केस में एक ही फोकस होता है और दोनों डिस्टेंसेस इन केस ऑफ न्यूटन फार्मूला हम फोकस से मेजर करते थे। लेकिन इस केस में दो फोकस होता है, इसलिए x1 और x2 उन दोनों अलग अलग फोकस से मेजर किया जाता है। x1 फर्स्ट फोकस से, x2 सेकंड फोकस से। ये इमेज का डिस्टेंस बताएगा और ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताएगा, ठीक है। इसको भी डेराइव कर सकते हैं, वो जो फॉर्मूला है 1/d माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, उसमें पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं, ये रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट लिखेंगे चेंज इन focal length if lens is cut। अगर लेंस को काटते हैं तो फोकल लेंथ में क्या चेंज आएगा। चेंज इन फोकल लेंथ इफ लेंस इज कट। लेंस इज कट वर्टिकली, लेंस को अगर वर्टिकली कट करते हैं तो क्या होगा। वर्टिकली कट करने का मतलब है ऐसा लेंस था
और इसको हमने इस तरीके से काट दिया, और ऐसे काटोगे तो क्या मिलेगा हमें, दो दो प्लेनो कनकेव। ये एक कन्वेक्स था, इक्वी कन्वेक्स, सॉरी इक्वी कन्वेक्स, और यहां से हमें क्या मिला, दो प्लेनो कन्वेक्स। तो अगर ऐसे कट करेंगे तो क्या चेंज आएगा फोकल लेंथ में। ठीक है, चलो समझते हैं क्या चेंज हो रहा है। देखो इसका जो फोकल लेंथ है, मान लो इसका फोकल लेंथ क्या है, एफ था, इसका फोकल लेंथ कुछ होगा, फोकल लेंथ इसका एफ है। तो लेंथ मेकर फॉर्मूला से 1/f विल बी हाउ मच, 1/f विल बी म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, या इक्वी कन्वेक्स है तो R1 और R2 का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, और सेम होगा, यहाँ पे माइनस रखोगे तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 2/r, ये आएगा। अगर इसका रेडियस आ रहा है, इसका भी रेडियस आ रहा है, तो 1/f का वैल्यू इतना होगा। ठीक है, ये काटने से पहले का फोकल लेंथ है। ठीक है, काटने के बाद क्या होगा, काटने के बाद अगर लेंस को कट कर दिया तो इसमें चेंज क्या होगा कि अब एफ 1/f डैश कैलकुलेट करोगे तो डेट विल बी म्यू माइनस 1। इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि अभी भी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू ही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा चीज 1/r, इसका रेडियस कितना है, r है, इसको भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो दूसरा साइड है उधर होगा 1/∞। दूसरे एंड में क्या हो जाएगा, दूसरे एंड में ये जो सरफेस था उसको प्लेन कर दिया हमने। अगर प्लेन हो गया तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इनफाइनाइट। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/f डैश कितना आएगा, 1/f डैश कितना होगा, बोलो, म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर। तो अगर दोनों को कंपेयर करते हो तो दोनों में क्या रिलेशन मिल रहा है, दोनों को अगर कंपेयर कर रहे हो, देयरफॉर f बाई एफ डैश, या f डैश बाई f कर दो, f डैश बाई f कितना होगा, इसका रेशियो ले लोगे तो ऊपर क्या आएगा, 2 डिवाइडेड बाई 1। सिंप्लीफाई करोगे तो रेशियो कितना आएगा, एफ डैश बाई एफ करना है, इसको डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड करोगे तो आर आर कैंसिल आउट हो जाएगा, म्यू माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर 2 बचेगा, नीचे 1, यानी एफ डैश जो है दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ एफ। ठीक है, मतलब किसी भी लेंस को अगर हम वर्टिकली कट करते हैं या प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कट करते हैं तो उसका उसका फोकल लेंथ क्या होगा, 2 टाइम्स से इंक्रीज हो जाएगा। आ रही है बात समझ में, यस तो ये रिजल्ट याद रखोगे कि जब भी हम लेंस को कट करेंगे वर्टिकली तो उसका फोकल लेंथ 2 टाइम्स से इंक्रीज हो जाएगा। एक लेंस है, किसी एक लेंस का, जैसे काट करके हमने हमने उसका 2 पोर्शन कर दिया, तो 2 पोर्शन में एक जो पोर्शन था उसका भी 2f हो जाएगा और दूसरे वाले का भी 2f हो जाएगा। एक मिनट अपना लेंस थोड़ा गंदा लग रहा है। ठीक है, तो ये एक कंडीशन था लेंस को कट करने का जिसमें फोकल लेंथ इंक्रीज हो रहा। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, इफ लेंस इज कट हॉरिजॉन्टली, अगर हॉरिजॉन्टली कट करोगे तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टली कट करने का मतलब है कि हमने इसको इस एक्सिस के अबाउट कट करा,
तो यहाँ से दो लेंस मिलेगा, एक लेंस इस तरीके का और दूसरा लेंस भी जो नीचे वाला पोर्शन था उसको भी ले जा करके ऊपर ही रख दिया। तो अगर इसका फोकल लेंथ एफ है तो एफ डैश कितना होगा, एफ डैश कितना होगा, बोलो। कैलकुलेट करने की कोशिश करो कि एफ डैश और एफ का क्या रिलेशन आएगा। सर सेम ही तो हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा। इस केस में हो क्या रहा है ना कि अभी भी तुमको दो सरफेस दिख रहा है, ये सरफेस कर्व था, ये भी सरफेस कर्व था, इधर है ये सरफेस दोनों कर्व था इधर, ठीक है ना। तो इधर जब फॉर्मूला लिखे हुआ ना 1/f, जो कि म्यू माइनस 1/r माइनस 1/-r लिखोगे, तो इसके लिए भी वही होगा, इसके लिए भी वही होगा, इसके लिए भी वही होगा। यानी एफ एफ डैश और एफ डैश तीनों जो यहाँ से रिजल्ट है, ये तीनों क्या होगा, सेम टू सेम होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इधर सरफेस को इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है, जो रिफ्रैक्टिव सरफेस है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जब लेंस को हॉरिजॉन्टली कट करते हैं तो जो एफ डैश होता है, एफ डैश वो क्या होगा, एफ डैश विल बी इक्वल टू एफ, कोई चेंज नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर लेंस को कट कर दिया तो क्या चेंज होगा, उसका अपर्चर चेंज हो जाएगा। लेंस को अगर ऐसे हॉरिजॉन्टली कट कर रहे हो तो लेंस का अपर्चर चेंज होगा, और अपर्चर चेंज होने से क्या इफेक्ट आता है, किसी भी मिरर या लेंस का जब अपर्चर चेंज होता है, डिक्रीज होता है, तो उससे क्या इफेक्ट आता है, अपर्चर से इफेक्ट आता है इंटेंसिटी पे। तो अगर लेंस पहले ऐसे था, जब इसको बीच से काट देंगे, काट करके अगर इस लेंस को यूज करेंगे तो इंटेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि जो भी रिफ्रैक्टिंग एरिया है, जो पहले रिफ्रैक्टिंग एरिया था और अभी जो रिफ्रैक्टिंग एरिया है वो चेंज हो गया। तो इसको नीचे लिख लोगे, when lens is cut horizontally, when lens is cut horizontally, ये लिखने के बाद उसके नीचे लिखना, when lens is cut horizontally, its aperture decreases, its aperture decreases, its aperture decreases, and hence intensity of image, and hence intensity of image also decreases, and hence intensity of image also decreases. दो तरीके से कटिंग हो सकता है, दोनों एक्सप्लेन कर दिया। एक केस में फोकल लेंथ 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है और एक केस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, एक केस में इंटेंसिटी वेरी करेगा। ये नोट में लिखना, if lens is made of layers of materials having different refractive index, if lens is made of layers of material having different refractive index, कहने का क्या मतलब है, एक ऐसा लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम नहीं है, लेयर वाइज बटा हुआ है, कुछ इस तरीके का। लेंस इस तरीके का, ये एक अलग लेयर है, ये एक अलग लेयर है, ये एक अलग लेयर, अलग लेयर, अलग लेयर, ये सब पांचों मिल करके क्या कर रहे हैं, एक लेंस फॉर्म कर रहे हैं। तो जैसे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका μ2, इसका μ3, इसका μ4 और इसका μ5। तो अगर हम ऐसा लेंस यूज करेंगे तो क्या होगा, अगर इस तरीके का हम लेंस यूज करें जो अलग लेयर से बना हुआ है, अलग ऐसे मटेरियल से बना हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है,
अलग अलग है। तो यहाँ से जब इमेज फॉर्मेशन होगा तो किस तरीके का होगा, कोई आइडिया किसी को? बोलो, पता है किसी को? नहीं पता है। इस केस में क्या होता है ना, जो इमेज फॉर्मेशन होगा उसका नंबर डिपेंड करेगा इन सब पे। मतलब जितना नंबर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इस लेंस में, जैसे अभी मैंने पांच पांच करा है, पांच ड्रॉ करा है, तो पांच यूज करा है, तो जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो पांच जगह होगा। जो भी इमेज फॉर्मेशन होगा वो कितनी जगह होगा? पांच जगह होगा। क्यों? क्योंकि इसके पहले ही हमने पढ़ा था कि जो डेविएशन होता है, डेविएशन किस पे डिपेंड करता है? म्यू पे। जब रिफ्रैक्शन होता है और रिफ्रैक्शन के चलते जो डेविएशन होता है वो किस पे डिपेंड करता है? म्यू पे। ये जो लेंस है ना, ये अलग अलग मटेरियल से बना हुआ है, तो इस म्यू के लिए डेविएशन, इस म्यू के लिए डेविएशन, इसके लिए डेविएशन क्या होगा? सबके लिए अलग अलग होगा। या दूसरे तरीके से सोच सकते हो कि जो हमारा फॉर्मूला है 1/r वाला, 1/r इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2, इसमें म्यू चेंज करोगे तो वन बाई फोकल जो होगा, सॉरी 1/f, तो ये जो फोकल लेंथ है इसका क्या होगा? वैल्यू अलग अलग आएगा, हर म्यू के लिए एक अलग वैल्यू आएगा। मतलब यहाँ पे पांच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी तुमको कितना फोकल लेंथ मिलेगा? पांच फोकल लेंथ मिलेगा, f1 f2 f3 एंड f4, और फिर f5। ठीक है। और इस सब के चलते जो भी आएगा, भी कितना आएगा? पांच आएगा। ठीक है ना, v1 v2 v3 v5 v4 v5 आएगा। ठीक, आ रही बात समझ में? मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट मैं इधर पे रख रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट अगर मैंने यहाँ रखा, तो इस साइड जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो कितना इमेज बनेगा? पांच इमेज बनेगा। पांच मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने पांच लिया। अगर यहाँ पे तीन होता तो तीन बनता, एक है, एक अभी तक हम पढ़ते हैं, अगर एक था तो एक बन रहा था, दो था तो दो बनेगा। आ रही बात समझ में? तो अगर ऐसा लेयर्ड लेंस होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर लेयर का क्या हो? अलग अलग हो, तो नंबर ऑफ इमेज लिख लो इसमें, इन दिस केस, नंबर ऑफ इमेज, number of image is equal to number of refractive index present in the lens। तो यहाँ ध्यान देना है कि नंबर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, डिफरेंट लेयर की बात नहीं कर रहे हैं, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है उतना नंबर ऑफ इमेज बनेगा। ठीक है। तो ये सारे जो नोट है उसका ध्यान रखोगे, क्योंकि नोट से कभी कभी डायरेक्ट प्रॉब्लम पूछता है, और उधर से कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, सीधे पुट करके वैल्यू ला सकते हो। नोट में ही एक और चीज लिख लो, इफ म्यू एल इज इक्वल टू म्यू एम, अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा? म्यू एल का वैल्यू म्यू एम के बराबर हो जाए, बोलो क्या होगा? सर रिफ्लेक्शन तो नहीं हो। रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो अगर रिफ्रैक्शन नहीं होगा, जैसे ये ऐसा मटेरियल है, हमने क्या करा, एक ग्लास लिया, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? म्यू 3/2। ठीक है ना, और क्या करा, इसके आसपास एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड रख दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया? 3/2 का। तो इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया? सेम हो गया। तो जैसे 1/f का जो फॉर्मूला है, 1/f के फॉर्मूला में जब म्यू1 या म्यू2/म्यू1 करोगे -1, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो 1 - 1 कितना? 0, यानी f इज इक्वल टू इन्फिनिटी। f इन्फिनिटी कहने का मतलब है कि ये कैसा बिहेव करेगा, ये इसी मटेरियल में मिल गया, मतलब कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, लाइट अगर आएगा सीधा सीधी पास हो जाएगा। तो अगर रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है तो डेविएशन की बात नहीं करेंगे, और डेविएशन नहीं होगा तो फिर इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा, एक सिंगल इमेज दिखेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट रखो, कहीं से भी देखो, सिंगल इमेज दिखेगा। ठीक है ना?
तो लिख सकते हो। इसमें लिखना इन दिस केस लेंस विल नीदर in this case lens will neither converge nor diverge. Lens will neither converge nor diverge full stop. It will behave as it will behave as it will behave as plane. It will behave as plane plate. It will behave as plane plate. PLATE. जब ऐसा सिचुएशन होगा तो इमेज फॉर्मेशन तुमसे नहीं पूछेगा कि इमेज फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस इन कॉन्टैक्ट। अगर दो लेंस को कांटेक्ट में करके रखेगा फिर क्या होगा। अगर इसको कांटेक्ट में करके रखेंगे तो इससे इमेज फॉर्मेशन किस तरीके का होगा, या फिर यहाँ से फोकल लेंथ जो आएगा वो कैसे उस पर डिपेंड करेगा इमेज फॉर्मेशन, या इसका पावर कितना होगा, वो सारी चीजें देखेंगे। लिखना when several lenses are placed coaxially, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस सबका कोइंसाइड करेगा तो इसको बोलते हैं कोएक्सियली। आर प्लेस्ड कोएक्सियली द इमेज फॉर्मेशन is considered one after another in steps, ठीक है। the full stop. The final image is obtained after successive the final image is formed after successive refraction from each lens. Successive refraction from each lens. चलो, तो अगर लेंस का कॉम्बिनेशन देगा, लेंस कॉम्बिनेशन के लिए तीन तरीके का सवाल आता है। या तो तुमसे पोजीशन ऑफ इमेज पूछ सकता है, लिखना नहीं है, पोजीशन ऑफ इमेज पूछ सकता है कि कॉम्बिनेशन से पोजीशन ऑफ इमेज का होगा, या फिर पावर पूछ सकता है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, या फिर तुमसे पूछ सकता है फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन।
और या फिर एक फोर्थ चीज और भी पूछ सकता है, मैग्निफिकेशन, फाइनल मैग्निफिकेशन कितना होगा। ये 4 तरीके के सवाल यहाँ से बनेंगे। कॉम्बिनेशन तुमसे पूछ रहा है तो इन चारों में से कुछ पूछेगा, ठीक है। अब देखो इसमें जो ये जो चीज है ना, ये और ये दोनों डिपेंड करेगा इस पे। अगर तुमको फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन पता चल गया तो तुम पोजीशन ऑफ इमेज भी बता सकते हो, एक ही फॉर्मूला यूज करके। बार बार उसको रिफ्रैक्ट कराने की जरूरत नहीं है। अगर ये सीधे कैलकुलेट कर ले रहे हो ये वाला चीज, तुम्हारा काम बन जाएगा। पावर भी कैलकुलेट कर सकते हो और पोजीशन भी कैलकुलेट कर सकते हो। और मैग्निफिकेशन का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो यूज करोगे, काम बन जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हमारा काम होगा फोकल लेंथ निकालना, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट हेडिंग है तुम्हारा फोकल लेंथ, इसी में सब हेडिंग है, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। दो पे हम समझेंगे, दो का जो होगा वो 3 4 5 6 सब पे काम करेगा। दो का डेरिवेशन या समझाना उसको इजी है, तो उससे समझ जाओगे। तो 3 पे वही काम करेगा, 4 पे भी, 5 पे भी, या इनफाइनाइट लगा कर रख दो, सब पे वही काम करेगा। मैं दोनों के लिए कन्वेक्स यूज कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि ये कन्वेक्स ही होगा, कनकेव भी हो सकता है, ठीक है। चलो अब समझते हैं क्या होगा। अगर F1 F2 अलग अलग लेंसेज का फोकल लेंथ है तो इस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ कितना होगा वो देखेंगे। अब समझो कि मान लो इधर कहीं एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ, इधर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका दूरी यहाँ से कितना है, u के बराबर है। एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रखा जो कितना डिस्टेंस पे, u डिस्टेंस पे है। ये ऑब्जेक्ट u डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो सबसे पहली बार यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा और ये इमेज फॉर्मेशन करवाएगा। यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा, ये इमेज फॉर्मेशन करवाएगा, और इससे जो इमेज बनेगा दैट विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर दिस। आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूँ। एक बार रिफ्रैक्शन होगा, इस ऑब्जेक्ट का इस लेंस के चलते, लेंस 1 के चलते इमेज बनेगा, और वो जो इमेज है, वो जो इमेज जो लेंस 1 के चलते बना, वो लेंस 2 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, ठीक है ना। सेम चीज जो हम मिरर के लिए पहले पढ़े थे, सक्सेसिव जहां रिफ्लेक्शन करवा रहे थे, वही सेम चीज यहाँ पे यूज होगा। तो पहला चीज अगर तुम निकालते हो इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम लेंस 1, तो लेंस 1 के लिए क्या लिख सकते हो, 1/v डैश माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1। अब जब यहाँ v डैश लिखे हैं ना, v डैश कहने का मतलब है एक बार जो यहाँ से इमेज फॉर्मेशन हुआ उसका डिस्टेंस इमेज का। अब इसमें क्या करोगे, साइन कन्वेंशन यूज करोगे। साइन कन्वेंशन यूज करोगे तो इसको क्या लिख सकते हो, 1/v डैश माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या 1 ऐसे माइनस यू लिख सकते हो। ये जो फोकल लेंथ होगा किसके लिए यूज कर रहे हैं, ये हमने जो लेंस यूज करा ये कैसा है, लेंस कन्वेक्स है। तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, फोकल लेंथ कैसा होगा, पॉजिटिव। तो 1/f1 लिखेंगे। ये एक, ये तुम्हारा एक इक्वेशन हुआ। अब दूसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा, दूसरा इक्वेशन इससे रिफ्रैक्शन करवाएंगे। लेकिन जब इससे रिफ्रैक्शन करवाएंगे ना, इससे जब रिफ्रैक्शन करवाएंगे तो इसका जो वी डैश है, वी डैश विल एक्ट एज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। आ रही बात समझ में, तो उसको यूज करके सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो एक काम यहाँ पे करो, अभी हमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और पोजीशन ऑफ इमेज नहीं पता है, तो जो भी अननोन है उसका साइन नहीं रखते हैं। साइन अभी मत रखो, साइन हटा कर रखो, लास्ट में कंबाइन कर देंगे। क्योंकि इस यू पे डिपेंड करेगा भी का वैल्यू, नेगेटिव या पॉजिटिव, ये कुछ भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है या इधर भी हो सकता है। इसलिए अननोन चीज का अगर डेटा दिया रहा था तो हम सीधे पुट करते, डेटा नहीं दिया हुआ है तो अभी सीधे फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1। अब फॉर इमेज या फॉर लेंस, लेंस 2 के लिए क्या रखोगे, लेंस 2 के लिए यू का जो वैल्यू होगा, यू जो होगा वो वी डैश हो जाएगा। यू की जगह क्या पुट करेंगे, वी डैश पुट करेंगे, क्योंकि वी डैश जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा था लेंस 1 के लिए, वो इसके लिए क्या है, ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है। सो 1/u माइनस सॉरी 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f2। अब इसको ऐसे लिख रहे हो तो यहाँ पे 1/v माइनस इसकी जगह क्या लिखोगे, 1/v डैश इज इक्वल टू 1/f2, ठीक है।
अब साइन मैं इसलिए नहीं लिखने को बोल रहा था क्योंकि अगर साइन लिखते हैं फिर कंफ्यूजन होता कि जो ये भी है ये कहाँ बन रहा है, लेंस से आगे बन रहा है या लेंस से पीछे बन रहा है। इसलिए साइन क्या करेंगे हम, फाइनली पुट करेंगे। ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2 है। और यहाँ से जो भी आ रहा है, दिस इज पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। ये जो भी है ये किसका पोजीशन बताएगा, ये पोजीशन बताएगा फाइनल इमेज का। ठीक है। अब अगर इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करते हो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 2 को जब ऐड करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, ये जो टर्म है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जो टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास बचेगा 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f1 डिवाइडेड बाई 1/f2, और 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f इक्विवेलेंट। जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस होगा तो हम क्या यूज करेंगे, 1/v इज माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f इक्विवेलेंट। अब इसमें साइन कन्वेंशन पुट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वेयर 1/f इक्विवेलेंट किसके बराबर है, 1/f1 प्लस 1/f2। आ रही बात समझ में। तो जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है वो कैसे आएगा, इस फॉर्मूला से आएगा। और साथ ही ध्यान रखेंगे कि जब ये फॉर्मूला पुट करेंगे तो फोकल लेंथ का साइन के साथ वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि जो भी फॉर्मूला हम यूज करते हैं लेंस के केस में या मिरर के केस में, उसमें साइन बहुत ही जरूरी है। अगर कन्वर्जिंग है तो उसके लिए फोकल लेंथ का साइन, डाइवर्जिंग है तो उसके लिए फोकल लेंथ का साइन पुट करके फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आ रही बात समझ में। तो ये 2 लेंस के लिए हमने कैलकुलेट करा, अगर 3 लेंस होता, 4 लेंस होता तो उसके अकॉर्डिंग एफ इक्विवेलेंट इजिली कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, तो ये लिख लो जल्दी से। देयरफॉर नीचे लिख सकते हो, देयरफॉर फॉर n lenses equivalent focal length is given as 1 by f equivalent is equal to 1 by f1, 1 by f2, 1 by f3 and so on up to 1 by fn। और इसमें मेन जो चीज है वो है पुट f with प्रॉपर साइन। साइन का भी ध्यान देंगे। कन्वेक्स कनकेव अगर लेंस दिया हुआ है तो एक के लिए पॉजिटिव दूसरे के लिए नेगेटिव। तो अगर ये चीज तुमको पता चल जाएगा, अगर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पता चल गया तो हम सीधे कॉम्बिनेशन का, कॉम्बिनेशन से जो इमेज फॉर्मेशन होगा, फाइनल इमेज फॉर्मेशन वो निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला यूज करके 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f इक्विवेलेंट। ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, यहाँ से पोजीशन ऑफ इमेज डायरेक्टली आ जाएगा। और इसमें जब वैल्यू कैलकुलेट करना होगा तो विथ साइन पुट करेंगे दोनों जगह। हटा दे इसको। Yes, sir. चलो नेक्स्ट हेडिंग है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। तो जब फोकल लेंथ हमने निकाल लिया तो पावर निकालना बहुत ही इजी है, क्योंकि अभी हमने देखा
we know 1 by f equivalent is equal to 1 by f1 plus 1 by f2 plus 1 by f3 and so on plus 1 by fn। ठीक है, और तुमको पता है 1 by f क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर लेंस को एयर में रखा हुआ है तो 1 by f क्या रिप्रेजेंट करेगा? पावर रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान, हाँ यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि फोकल लेंथ की वैल्यू किस में रखेंगे? मीटर में रखेंगे। जब भी पावर निकालना होता है तो फोकल लेंथ किस में रखते हैं? मीटर में रखते हैं। तो ये जो वैल्यू देगा वो देगा P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन अप टू Pn। और अगेन जो पावर आएगा, पावर में भी नेगेटिव में भी पॉजिटिव, तो जो जैसा पावर आएगा, नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव वैल्यू रखेंगे, पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से इक्विवेलेंट पावर निकाल लेंगे। देखो पावर और फोकल लेंथ के वैल्यू को हम देख करके बता सकते हैं कि जो कॉम्बिनेशन है वो डाइवर्जिंग है या कन्वर्जिंग है। कैसे? मान लो तुमने एफ इक्विवेलेंट निकाला और एफ इक्विवेलेंट नेगेटिव वैल्यू आ गया, ठीक है, बहुत सारे लेंसेज हमने कंबाइन करके रखा हुआ है, उस लेंसेज में कुछ लेंसेज डाइवर्जिंग है, कुछ लेंसेज कन्वर्जिंग है, फाइनल जो रिजल्ट आया एफ इक्विवेलेंट वो नेगेटिव वैल्यू आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा बिहेव करेगा? डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग? डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग बिहेव करेगा, क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव कब होता है? जब लेंस कैसा हो? डाइवर्जिंग हो जाता है। ठीक है, डाइवर्जिंग कॉम्बिनेशन। तो ये फोकल लेंथ के साथ ही साथ नहीं है, ये पावर के साथ भी है। तो अगर इक्विवेलेंट पावर और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ नेगेटिव वैल्यू है, इसका मतलब जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा कॉम्बिनेशन है? डाइवर्जिंग कॉम्बिनेशन है। या फिर ये नोट में लिख सकते हैं, नोट में लिखना है इसको। और अगर यही चीज पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है तो मतलब कॉम्बिनेशन कैसा है? कॉम्बिनेशन इज कन्वर्जिंग। तो लेंस देख करके नहीं कभी भी पता करेंगे कि जैसे अगर ये दिया हुआ है, इस तरीके का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, ऐसे लेंस सजा करके रखा हुआ है कि ये 1 2 3, तो कभी इसको देख करके नहीं बताएंगे ये कन्वर्जिंग होगा डाइवर्जिंग होगा। यहाँ से पहले पावर और एफ इक्विवेलेंट निकालेंगे, क्योंकि बच्चे देखते हैं अच्छा ये एफ है तो ये पॉजिटिव है, ये एफ है तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, मे बी जो फाइनल कॉम्बिनेशन होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसा ही नहीं होता है, वैल्यू पुट करोगे वहां से कैलकुलेट करके फिर बताओगे कि कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है। ऐसे देख करके नहीं बताना है। या तो पावर निकाल लो या फिर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल लो और वहां से नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू देख करके बताएंगे कॉम्बिनेशन कन्वर्जिंग होगा या कॉम्बिनेशन डाइवर्जिंग होगा। चलो अब यहाँ से कुछ सवाल करते हैं। देखना, इफ a convex lens of focal length f is cut horizontally and two parts obtained are placed side by side in contact, then find combination of prism, then find focal length of combination of prism।
हॉरिजॉन्टल कटिंग अभी एक्सप्लेन किए हैं, और लेंस को काट करके साइड बाय साइड प्लेस कर दे रहे हैं। तो हमें क्या पता करना है, कॉम्बिनेशन का, सॉरी प्रिज्म लिख रहा हूँ, लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। सर -8/2। माइनस आ रहा है, माइनस क्यों है, कन्वेक्स लेंस है ना, लेंस कैसा है, कन्वेक्स है, तो फिर माइनस क्यों आएगा। सर माइनस नहीं होता है, फिर 8/2। f/2, बाकी लोग ये करेंगे। सर +f/2। प्लस f/2। चलो देखते हैं क्या हो रहा है कि ये लेंस था, इस लेंस को हॉरिजॉन्टली कट कर दिया, हॉरिजॉन्टली कट करेगा इस तरीके का लेंस मिलेगा, ये लेंस प्लस ये लेंस मिला। लेकिन क्या कर रहा है कि अगर इसका फोकल लेंथ f है तो इसका भी फोकल लेंथ कितना होगा, f ही होगा और f ही होगा। तो बाद में जो दोनों पार्ट मिले हैं ना, दोनों पार्ट को क्या करा, साइड बाय साइड ऐसे प्लेस कर दिया, इन कॉन्टेक्ट ऐसे प्लेस कर दिया, और बोल रहा है ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है यहाँ से, इस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ बताओ। जो भी कॉम्बिनेशन बन रहा है यहाँ से, इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ तुमको बताना है। तो इसका f है, इसका f है, 1/f इक्विवेलेंट कितना होगा, 1/f प्लस 1/f। दोनों अभी भी कैसे बिहेव करेंगे, ये भी कन्वेक्स है और ये भी कन्वेक्स है, इसलिए वैल्यू दोनों के लिए कैसा रखेंगे, पॉजिटिव ही रखेंगे। तो रिजल्ट क्या आएगा, 2/f, मतलब f इक्विवेलेंट विल बी f/2। तो हॉरिजॉन्टली कट करके अगर लेंस को साइड बाय साइड प्लेस करते हो, साइड बाय साइड प्लेस करोगे तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, ये प्लेसिंग ऐसे भी हो सकता है, या कभी कभी सवाल में प्लेसिंग को इस तरीके का दे सकता है, ये कट करा और दूसरा लेंस को ले जा करके ऐसे थोड़ा सा साइड में हटा करके रख दिया। ठीक है, अभी क्या है ना, ये सिंगल लेंस की तरह बिहेव नहीं करेगा, ये लेंस और ये लेंस, ये अलग लेंस है 1 और ये अलग लेंस है 2। ठीक है ना, तो अभी भी ये जो दोनों लेंस है ना, एक ही का पार्ट था, लेकिन अगर हमने इसको काट के थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, समझना इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये जो लेंस था ना पहले, ये इसका पार्ट था, बीच से हमने काटा, डिस्प्लेस करके अलग कर दिया, साइड बाय साइड ऐसे प्लेस कर दिया, तो अब ये एक लेंस की तरह बिहेव करेगा, ये दूसरे लेंस की तरह बिहेव करेगा, एक तरीके से है, इधर एयर है इसके लिए और इसके लिए एयर है। ठीक है, तो जब अब इमेज फॉर्मेशन करवाएंगे तो इन दोनों लेंसेज से करवाएंगे। ठीक है, और इन दोनों लेंसेज से इमेज फॉर्मेशन करवाओगे तो ये कॉन्टेक्ट वाला कॉम्बिनेशन है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ f/2 ही होगा। या फिर अगर ऐसे प्लेस करो या फिर ऐसे प्लेस करो, ये दोनों जो कॉन्फ़िगरेशन है ये सेम कॉन्फ़िगरेशन है। आ रही बात समझ में, क्या बोल रहा हूँ। ये हटा दे इसको। देखना, इफ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ, एक और सवाल, इफ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ f, if a lens of focal length f is
cut vertically is cut vertically is cut vertically and and the two parts obtained from it and the two parts obtained from it and the two parts obtained from it two parts obtained from it are placed as shown in figure are placed as shown in figure are placed as shown in figure, then find equivalent focal length of given combination. ये जो दोनों कॉम्बिनेशन है इसका फोकल लेंथ बताना है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना होगा। ये दोनों उसी लेंस का कटिंग है, एक बार ऐसे सजाया है एक बार ऐसे सजाया है। एक बार सवाल में देख लेना, कहीं गलती से मैंने हॉरिजॉन्टल नहीं बोल दिया ना, वर्टिकली ही बोला है ना कि कट वर्टिकली। यस हाँ ठीक है, तब कर। आया एड्रेस तो हो रहा है क्या हो रहा है? सर, एक का भी तो एक हो रहा बराबर आ रहा है दोनों का। है। हाँ चलो देखो, इसको कट करा एफ से तो इसका 2f हो जाएगा। कटिंग में पढ़े थे कि अगर वर्टिकली कट करते हैं तो फोकल लेंथ क्या होता है, दुगना हो जाता है। तो अगर वर्टिकली कट करोगे तो इसका भी 2f हो जाएगा, इसका भी कितना होगा 2f। सिमिलरली इसका भी 2f होगा और इस लेंस के लिए भी 2f होगा। तो यहाँ से जब f इक्विवेलेंट निकालोगे तो कितना होगा 1/2f प्लस 1/2f, मतलब 2/2f या फिर 1/f। मतलब f इक्विवेलेंट जो होगा वो f के बराबर ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम वर्टिकली कट करके कैसे भी अरेंज करें, वर्टिकली कट करके इस तरीके से अरेंजमेंट करो या इस तरीके से अरेंज करो, फोकल लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ता। फोकल लेंथ जो पहले था, मतलब पहले का क्या मतलब है, जब इसको कट नहीं करे थे तो इसका फोकल लेंथ कितना था, एफ था। कट करने के बाद ऐसे कंबाइन करो या फिर ऐसे कंबाइन करो, फोकल लेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फॉर्मूला से देख लीजिए कि 1/f इक्विवेलेंट का फॉर्मूला यूज करोगे, f1 f2 पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद कितना आ रहा है, 1/f के बराबर जा रहा है, यानी f इक्विवेलेंट f के बराबर आ गया। आ रही बात समझ में? मतलब अगर सिमेट्रिकली वर्टिकली कट कर रहे हो और लेंस को किसी भी कॉम्बिनेशन में प्लेस करो, या तो इस तरीके से प्लेस कर दो उल्टा करके या फिर इस तरीके से प्लेस करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो फोकल लेंथ पहले था वही फोकल लेंथ अभी भी रहेगा। फर्क कब पड़ता है, जब हम लेंस को हॉरिजॉन्टली कट करके साइड बाय साइड प्लेस करते हैं। क्लियर है? दोनों के लिए जो आंसर होगा, यहाँ से भी जो एफ इक्विवेलेंट आएगा वो एफ के बराबर ही होगा। दोनों कॉम्बिनेशन का आंसर एफ और एफ ही होगा। तो ये सब रिजल्ट याद रखना है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट सवाल पूछेगा, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधे आंसर टिक कर देना है।
हो गया। एक और सवाल लिखो, लिखना। A convex lens, a convex lens, a convex lens and a concave lens, a convex lens and a concave lens, a convex lens and a concave lens of same focal length, of same focal length, of same focal length are placed in contact, are placed in contact, are placed in contact, then find equivalent focal length, then find equivalent focal length of the combination, then find equivalent focal length of the combination. सर इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? infinite। इनफाइनाइट। चलो इसमें क्या करना है, सिंपल सा। हमने क्या करा ना, एक कन्वेक्स और एक कॉनकेव ऐसे रखा हुआ है। इसका भी फोकल लेंथ एफ है और इसका भी फोकल लेंथ कितना है, एफ है। जब फॉर्मूला है एफ इक्विवेलेंट का 1/f1 + 1/f2, जब वैल्यू पुट करेंगे ना तो 1/f जो होगा ये पॉजिटिव है, लेकिन दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, ये f की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/f इक्विवेलेंट कितना हो गया, 0। मतलब एक f इक्विवेलेंट कितना हो गया, इन्फिनिटी। मतलब ये जो लेंस है, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये लेंस की तरफ बिहेव ही नहीं करेगा, ये प्लेट की तरफ बिहेव करेगा। ठीक है, ये जो भी कॉम्बिनेशन है ये लेंस रहा ही नहीं, क्योंकि इसका क्या हो गया, पावर 0 हो गया। एक तरीके से फोकल लेंथ क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। आ रही बात समझ में? तो जब दो दो अलग अलग नेचर का जिसका फोकल लेंथ सेम है उसको कंबाइन करोगे तो उससे जो कॉम्बिनेशन आएगा वो लेंस की तरफ बिहेव नहीं करेगा। चलो एक और लास्ट सवाल इससे रिलेटेड करते हैं, लिखना। टू प्लेनो कनकेव, टू प्लेनो कनकेव lenses of radii 20 centimeter and 30 centimeter are placed in contact with curved surface with curved surfaces facing each other, with curved surfaces facing each other, full stop. Space between lens is filled with water, then find focal length of the combination.
और अगर लेंस के बाद लेंस का मटेरियल कुछ नहीं दिया हो तो ग्लास मटेरियल मान के सॉल्व करेंगे उसको। जैसे यहाँ पे जो लेंस है कनकेव लेंस, कुछ नहीं मेंशन कर अगर है तो इसको ग्लास मान के सॉल्व करोगे। एक ग्लास का लेंस बना हुआ है और उसके अकॉर्डिंग उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पुट करेंगे। सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना लेंगे? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1 1.5 या 3/2। दो चीज का बोले हैं, दो चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखोगे, वाटर के लिए और ग्लास के लिए। वाटर के लिए 4/3, ग्लास के लिए 3/2 या 1.5। तो डायग्राम में बस बना दे रहा हूँ। डायग्राम कुछ इस तरीके का है कि दो हमारे पास प्लेनो कनकेव लेंस था। तो प्लेनो कुछ इस तरीके का होगा, दोनों को कांटेक्ट में रखा हुआ है, ठीक है। और ये जो रेडियस है, ये रेडियस तुमको दिया हुआ है कि ये रेडियस 20 सेंटीमीटर है। ये रेडियस ये R1 ले सकते हो, R2 जो है वो 30 सेंटीमीटर है। और इसके अंदर जो स्पेस बच रहा है, इस स्पेस को खाली नहीं छोड़ा, इसको भी क्या करा है, वाटर से फिल करके रख दिया। तो यहाँ से जो भी कॉम्बिनेशन बन रहा है, इस कॉम्बिनेशन के लिए तुमको क्या निकालना है, F इक्विवेलेंट निकालना है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्चुअली में क्या मानेंगे कि ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये तीन लेंसेज का कॉम्बिनेशन है। एक इसका, एक इसका, प्लस एक इस लेंस का। तो इसके लिए F1, इसके लिए F2 और इसके लिए F3। और F1, F2, F3 का क्या, फिर अगर ये तीनों तुमको पता चल गया, फिर उसके बाद इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला यूज करोगे, आंसर आ जाएगा। तो 72 आ रहा है सर। 72 आ रहा है, तो देखते हैं आंसर। आंसर 72 प्लस या माइनस, माइनस माइनस। ये भी बताना। ये कभी कभी तुमसे नेचर भी पूछ सकता है, तो नेचर कैसा होगा, डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट? नेचर कैसा आ रहा लेंस का, माइनस आने का मतलब है डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है। चलो समझते हैं, 1/F1 निकालते हैं पहले। तो 1/F1 कितना होगा, ये ग्लास का बना हुआ है मतलब 3/2, और 3/2 -1, इसका रेडियस कितना है? अगर इधर से प्लेन से ये सरफेस देखोगे तो इसका रेडियस कितना आएगा, अगर उसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से लिख सकते हो 1/∞ प्लस 1/20। सर इसका, हाँ, कितना आ रहा है, सर यहाँ माइनस कर दो, 1/R1 माइनस 1/R2, यहाँ माइनस होगा।
सिंप्लीफाई करोगे तो 1/f1। अब f1 निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें सीधे 1/f1 का वैल्यू चाहिए ना, वो पुट कर देंगे। 1/f1 कितना आएगा यहाँ से, बोलो, निकाला है सर किसी ने? वन सर -1/40। 1/40। वैसे ही अगर 1/f2 निकालोगे तो 1/f2 कितना आएगा इसके लिए? अब देखो, इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो 4/3 होगा, 4/3 - 1। और इसका दो सरफेस है, ठीक है। अब दोनों सरफेस कर्व्ड सरफेस है, तो एक के लिए 1/r1 20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 कितना रखेंगे, 30 रखेंगे। 1/20 रखा, दूसरे के लिए माइनस माइनस प्लस हो गया, वहां से क्या आएगा, 1/30। इसको सिंप्लीफाई कर रहा है तो कितना आया आंसर, 1/f2 कितना आ रहा है बताओ? 1/f2 आएगा 1/3, और इधर से 5 और 60, 5/180। 1/3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, हाँ ठीक, 5/180 आया। और ये प्लस में आएगा। नेक्स्ट काम क्या है, 1/f3 निकालना। 1/f3 के लिए 3/2 माइनस 1 इंटू -1/30 -1/∞। तो ये तो 0 हो गया, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। सो 1/f3 कैलकुलेट करोगे, 1/f3 आएगा -1/60। सो 1/f इक्विवेलेंट कितना रखोगे, -1/40 प्लस 5/180 -1/60। इन सबको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/f इक्विवेलेंट आएगा -1/72। चलो, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ से जो भी टाइप के प्रॉब्लम्स बनते थे वो मैंने बता दिया। अगर 1/f इक्विवेलेंट तुम निकाल पा रहे हो तो यहाँ से पावर भी निकाल पाओगे, और साथ ही साथ इमेज का पोजीशन पूछेगा अगर ऑब्जेक्ट दे करके, तो वो भी कैलकुलेट कर पाओगे। मेन इंपॉर्टेंट एफ इक्विवेलेंट। नेक्स्ट क्या होता है, मैग्निफिकेशन अगर निकालना हो तो मैग्निफिकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। तो जो मैग्निफिकेशन होता है उसका सिंपल सा फॉर्मूला है, m equivalent is equal to m1 into m2 into m3 and so on into mn, जहाँ m1 क्या है, मैग्निफिकेशन, या सीधे n लिख दे रहा, ड्यू टू nth लेंस। अगर 1 रखा हुआ तो फर्स्ट लेंस, 2 रखा हुआ है तो सेकंड लेंस, 3 रखा हुआ है तो थर्ड लेंस, n रखा हुआ है तो एंड लेंस। तो किसी भी कॉम्बिनेशन के चलते अगर मैग्निफिकेशन निकालना होता है तो उसके लिए हर एक जो मैग्निफिकेशन होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, m1 इंटू m2 इंटू m3 इंटू m4 एंड सो ऑन। और मैग्निफिकेशन दो तरीके का होता है, एक लैटरल मैग्निफिकेशन और एक लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। और लैटरल को ही ट्रांसवर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ट्रांसवर्स पूछ रहा होगा तो ट्रांसवर्स वाला मैग्निफिकेशन यहाँ रखेंगे, अगर लॉन्गिट्यूडनल पूछेगा तो यहाँ लॉन्गिट्यूडनल वाला फॉर्मूला रखेंगे। फिर उसके बाद मे भी यहाँ से तुमसे पूछ सकता है फाइनल जो इमेज होगा उसका हाइट, तो ध्यान रखेंगे। हो गया। तो जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का काम था वो हमने देख लिया।
अब एक और छोटा सा टॉपिक बचा हुआ, ये टॉपिक खत्म होगा तुम्हारा, लेंस खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, लेंस विथ वन सरफेस सिल्वर्ड। कोई भी लेंस है, उसका एक सरफेस हमने क्या कर दिया, सिल्वरिंग कर दिया। तो अगर लेंस के सरफेस को सिल्वर कर दोगे, मतलब ये एक तरीके का, जैसे ये लेंस है, इसके एक सरफेस को हमने सिल्वर कर दिया, मतलब ये क्या हो जाता है ना, ये कॉम्बिनेशन बनता है लेंस का प्लस मिरर का। ठीक है, तो अगर सिल्वर्ड लेंस दिया हुआ है, सिल्वर्ड लेंस का मतलब क्या है, एक लेंस प्लस मिरर। तो ऐसे सिचुएशन में हमें मिरर और लेंस दोनों का कंसेप्ट चाहिए। एक तरीके से ये क्या का कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस विथ मिरर, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस विथ मिरर। ये दूसरा वाला भी बन सकता है, दूसरा वाला जैसे इस लेंस का एक सरफेस हमने पेंट कर दिया, तो ये क्या बनेगा, एक लेंस प्लस ऐसा एक मिरर। किसी भी लेंस के साथ ऐसा कर सकते हो, प्लेनो कन्वेक्स लेंस हो या प्लेनो कनकेव हो या इक्वी हो या बाई हो, किसी को भी एक सरफेस अगर रंगोगे, एक सरफेस को अगर सिल्वर करोगे, तो वो कॉम्बिनेशन किसका हो जाएगा, लेंस का और मिरर का। तो जब लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन होगा, तो फिर इससे इमेज फॉर्मेशन कैसे देखेंगे। देखो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में अगर इमेज फॉर्मेशन देखना है तो लिख लियो ना, हटा दे Yes, sir. जल्दी। अब समझो यहाँ पे क्या होगा, जब एक सरफेस को हम पेंट कर देते हैं सिल्वर से, तो इमेज फॉर्मेशन जो बनेगा वो समझ लो क्या होगा। जैसे ये लेंस था, इस लेंस से इधर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, तो इमेज फॉर्मेशन कैसे होता था, इधर गया और यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो गया, ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे इमेज बन गया। ठीक है, लेकिन अभी क्या होगा, जैसे अब तुम उसको पेंट कर दोगे ना, तो ये रे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये जो रे जो जो दूसरे सरफेस से रिफ्लेक्ट होके बाहर जा रहा था और इमेज फॉर्मेशन यहाँ करवा रहा था, अब क्या होगा, इस मिरर से वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। आ रही है बात समझ में, मतलब ऐसा कुछ हो गया कि रे गया, रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ गया। ये इंसिडेंट रे था, इंसिडेंट रे गया, रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ गया। तो अब जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो रिफ्रैक्टेड रे से नहीं होता है, रिफ्लेक्टेड रे से होता है। इमेज फॉर्मेशन जो होगा वो किससे होगा, वो रिफ्लेक्टेड रे से होगा। जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे कट करेंगे, वहां पे इमेज फॉर्मेशन होगा। तो ऐसे केस में रे डायग्राम तो हमें नहीं पढ़ना होता है, हमें इमेज फॉर्मेशन, इमेज पोजीशन कहाँ बनेगा उसका फॉर्मूला डेवलप करना होता है कि फॉर्मूला क्या डेवलप करेंगे। तो फॉर्मूला कैसे डेवलप होगा समझना, कि जैसे ये भी लेंस था, ये जो भी लेंस है, ये लेंस एक लेंस के लिए मैं समझा रहा हूँ, बाकी सब पे यही चलेगा। इसको ब्रेक करके हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस ऐसा मिरर बना दिया। इसका कुछ फोकल लेंथ होगा f1, ये जो लेंस है इसका कुछ फोकल लेंथ होगा f1, और ये जो मिरर बनना है इसका भी कुछ फोकल लेंथ होगा f2। आ रही बात समझ में, इसका फोकल लेंथ है और इसका भी फोकल लेंथ है, लेकिन ये मिरर का फोकल लेंथ है। अब समझो क्या हो रहा है यहाँ पे एक्चुअली जो रिफ्रैक्शन होता है वो 2 बार होता है। ठीक है ना, मतलब रिफ्रैक्शन किस तरह, ये लेंस जो है ना, पहले लेंस से रिफ्रैक्शन एक ही बार हो रहा था। पहले जो भी हम सिचुएशन पढ़ रहे थे, उसमें लेंस से कितनी बार रिफ्रैक्शन हो रहा था, एक बार। ये जो लेंस था, लाइट रे रिफ्रैक्ट होकर के इमेज फॉर्मेशन कर देता था। लेकिन अभी क्या होगा, एक बार रिफ्रैक्ट होकर के जैसे इस सरफेस पे पहुंचा ना, इस सरफेस पे उसको मिरर मिला, एक बार और रिफ्रैक्शन होगा, 2 बार रिफ्रैक्शन होगा। एक बार जाते टाइम इंसिडेंट रे, फिर किसका रिफ्रैक्शन होगा, जो रे रिफ्रैक्टेड हुई थी वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ गई। आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूँ, लेंस से पहले कितनी बार रिफ्रैक्शन होता था,
लेंस से पहले रिफ्रैक्शन होता था एक बार, एक सरफेस पे ये पास करता था, एक बार रिफ्रैक्शन हुआ, इधर इमेज बन गया। लेकिन अभी क्या होगा, जो रिफ्रैक्टेड रे था वो इस सिल्वर्ड सरफेस के चलते वापस रिफ्लेक्ट बैक होगी। वो जो रिफ्लेक्टेड रे है ना, वो फिर से एक बार पीछे रिफ्रैक्शन करेगा। तो अब क्या होता है ना कि ये जो लेंस है इसका दो बार पार्ट दिखता है। इसका क्या दिखेगा, इसका दो बार पार्ट दिखेगा। मतलब जो यहाँ से एफ इक्विवेलेंट आएगा वो कुछ इस तरीके का होगा कि रे गया इधर से, या मिरर दिखा उसको, फिर जो भी रे था वो पीछे रिफ्लेक्ट होकर के कुछ वापस आ गया। तो एक बार यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ, फिर जब वापस आया तो एक बार और रिफ्रैक्शन हुआ, और एक बार यहाँ पे रिफ्लेक्शन तो हुआ था F2 के चलते। तो जो फाइनल इक्विवेलेंट हम निकालते हैं फोकल लेंथ, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस अगेन 1/f1। ये क्यों लेकर है, ये 1/f1 किसके चलता है, एक बार इससे रिफ्रैक्शन हुआ उसका काम, फिर 1/f2 किसके चलते आया, इसके चलते एक बार क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, उसके चलते 1/f2 आया। लेकिन यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड रे है वो फिर से लेंस से रिफ्रैक्ट करेंगी, तो फिर क्या आया, 1/f आ रहा है बात समझ में, क्या बोल रहा हूँ, बोलो जल्दी। ये तो यहाँ से जो फाइनल आएगा वैल्यू एफ इक्विवेलेंट का वो ये होगा। अब बताओ यहाँ से जो एफ इक्विवेलेंट आया ये मिरर है या लेंस है, यहाँ से जो भी वैल्यू आ रहा है ये फोकल लेंथ किसका होगा, मिरर का या लेंस का, बोलो। बताओगे कोई, ये किस तरीके से बिहेव करे, मिरर की तरह या लेंस की तरह। फिर मेरे मिरर की तरह ये कैसे बिहेव करेगा, मिरर की तरह बिहेव करेगा। तो नीचे लिखना, दिस कॉम्बिनेशन विल बिहेव एज, दिस कॉम्बिनेशन विल behave as behave as a spherical mirror. This combination will behave as a spherical mirror whose focal length is given by f equivalent, whose focal length is given by f equivalent, whose focal length is given by f equivalent. ठीक है, और एफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये है। चलो इससे रिलेटेड कोई सवाल कर लेते हैं, देखना। लिखना इसमें, find power of the given system, find power of the given system, find power of the given system। दो कर सकते हो, एक ये सवाल है तुम्हारा और एक दूसरा ये है। का फोकल लेंथ एफ और इसका भी फोकल लेंथ एफ। दोनों केस में तुमको पावर कैलकुलेट करना है कि जो भी सिस्टम है उसका पावर कितना होगा।
फर्स्ट के लिए 2/f, सेकंड के लिए 1/f। सेकंड के लिए 1/f। चलो फिर देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कॉम्बिनेशन किस तरीके का बनेगा, यहाँ पे जो f इक्विवेलेंट होगा वो कैसे आएगा, 1/f1 प्लस 1/f2 से प्लस 1/f1, यही फॉर्मूला होता है 1/f1, या इसको 2f भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f1 लिखने से बढ़िया सीधे इधर 2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो पावर जो होगा ये इक्विवेलेंट पावर है, प्लस P1 प्लस P2 प्लस P1, ठीक है। ये लेंस के चलते, ये भी लेंस के चलते हैं, तो इसको ऐसा लिख सकते हो 2PL प्लस PM। मतलब जो इक्विवेलेंट पावर होगा सिस्टम का, टोटल सिस्टम का जो इक्विवेलेंट पावर होगा वो कैसे निकालोगे, इक्विवेलेंट पावर इज इक्वल टू 2 इंटू पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर। आ रही बात समझ में? तो पावर ऑफ लेंस अगर निकालोगे, पावर ऑफ लेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर ऑफ लेंस होगा 1/f, एक के चलते, और 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। पावर ऑफ मिरर कितना होगा, पावर ऑफ मिरर होगा 1/fm, और यहाँ पे fm कितना है, गिवन जो कॉम्बिनेशन है उसमें मिरर कैसा है, प्लेन मिरर बनेगा। जो भी हमने सिल्वर किया है सरफेस, वो कैसा सरफेस है, प्लेन सरफेस है, इसलिए fm कितना होगा, इनफाइनाइट हो गया, और अगर ये इनफाइनाइट हो गया तो 1/इनफाइनाइट कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है? तो P इक्विवेलेंट अगर कैलकुलेट करोगे, P इक्विवेलेंट विल बी हाउ मच, P इक्विवेलेंट विल बी 2PL मींस 2/f। और ये कॉम्बिनेशन का पावर है, ना कि लेंस का पावर है। इसलिए वहां पे तुमसे सवाल में क्या लिखा हुआ है, पावर ऑफ दिस सिस्टम। सिस्टम कैसा बिहेव कर रहा है, सिस्टम अभी मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए मिरर का पावर है ये, और वो प्लेन मिरर है। मिरर जो है वो कैसा मिरर है, एक प्लेन मिरर है, और उसका पावर 2/f का है, क्योंकि उसके सामने क्या रखा हुआ है, एक लेंस रखा हुआ है। आ रही बात समझ में? सिमिलरली इसका भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो जब इसका कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे अगेन हमें क्या निकालना होगा, PM P, जो कॉम्बिनेशन होगा P इक्विवेलेंट विल बी 2PL प्लस PM। लेकिन यहाँ पे जो PM है वो इनफाइनाइट नहीं होगा, क्योंकि सरफेस कैसा है इस पर, ये कर्व्ड सरफेस है, तो उसको ध्यान में रखेंगे। यहाँ से क्या होगा, 2/f प्लस, इसके लिए कितना होगा, इसका क्या होगा 1/f। सिंप्लीफाई करोगे तो P इक्विवेलेंट कितना आएगा, 3/f आएगा। सारी बात समझ में? किसी कोई कंफ्यूजन है, जल्दी बोलो। नहीं सर, तो जब भी ऐसा सिल्वर्ड कॉम्बिनेशन होगा तो सिल्वर्ड में तुमसे इक्विवेलेंट पावर पूछ सकता है, या फिर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पूछ सकता है। और ध्यान रखना है कि मिरर कैसे बिहेव करेगा, मिरर बिहेव करेगा या तो कन्वेक्स मिरर या फिर कनकेव मिरर, जो कि डिपेंड करेगा आर के वैल्यू पे। आर अगर नेगेटिव, सॉरी एफ के वैल्यू पे, अगर एफ नेगेटिव आया तो उसके अकॉर्डिंग मिरर का नाम देंगे, एफ पॉजिटिव आया तो उसके अकॉर्डिंग मिरर का नाम देंगे। टाइम कितना होगा, चलो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। एक छोटा सा सवाल बचा है, वो नेक्स्ट क्लास में करा के इसको खत्म करेंगे। सर आगे तो प्रैक्टिस कल कर लिया। प्रैक्टिस अब ये खत्म हो गया ना, प्रैक्टिस कर लेंगे। उससे रिलेटेड जो डाउट है वो एक बार मेरे को ग्रुप में भेज सकते हो, उससे जो रिलेटेड डाउट है वो हम नेक्स्ट क्लास में कर देंगे। अभी ये चैप्टर खत्म करना था इसलिए नहीं करें। चलो थैंक यू एवरीवन। वो सारा जो Thank मैंने you, sir. पेपर भेजा है ना, हाँ पेपर जो भेजा है मैंने, अभी स्टार्टिंग है इसलिए गैप करके भेज रहा हूँ। जब सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा तो डेली या अल्टरनेट डे पे करेंगे उस। चलो थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सर